नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस की दवाई बनाने का दावा बाबा रामदेव ने किया। पतंजलि योगपीठ की तरफ से कल ये बड़े धूमधाम बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ दुनिया भर को ये ऐलान किया गया कि कोरोनिल नाम की एक दवा बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने तैयार की है, निम्स राजस्थान एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर। इस दवा में क्या है और क्या ये दवा वाकई में कोरोना मरीजों का 100% इलाज कर सकती है, या ये दवा बिना किसी खास गंभीर ट्रायल के बाजार में हड़बड़ी में उतार दी गई? क्या वजह है? कोरोना वायरस कोई सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम या फ्लू का वायरस नहीं है। कोरोना वायरस एक बेहद ताकतवर, खतरनाक, घातक, प्राणघातक, जानलेवा वायरस है जिसने अब तक दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को संक्रमित किया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और भारत में ये जो ताज़ा विवाद पतंजलि योगपीठ की तरफ से हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ चीज़ों को समझना बहुत बेहतर होगा। पतंजलि योगपीठ की तरफ से कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि उन्होंने 3 प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिसका नाम उन्होंने कोरोना किट रखा है। इस कोरोना किट में उन्होंने 3 चीज़ें रखी हैं। एक तो कोरोनिल नाम की एक टैबलेट बाबा रामदेव और उनकी सहयोगियों ने तैयार की है। इसमें विशेष तौर पर उनका गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का मिश्रण किया गया है। दूसरा, उन्होंने स्वासरी और एक अणुतेल, इन तीनों को मिलाकर एक किट तैयार की, उसका नाम रखा कोरोना किट, यानी कोरोनिल टैबलेट, स्वासरी और अणुतेल। तो स्वासरी और अणुतेल 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको पतंजलि की जो दिव्य फार्मेसी है वो पहले से बेचती आ रही है। इसमें अणुतेल का इस्तेमाल जब आपको नाक बंद हो, सर्दी, खांसी, जुकाम हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्वासरी का इस्तेमाल फेफड़ों में संक्रमण हो उस वक्त कर सकते हैं। नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, दैट इज कोरोनिल। तो ये कोरोनिल क्या है, इसके कंपोजिशंस क्या हैं, भारत में इस तरह की दवाओं को लॉन्च करने के नियम क्या हैं। जैसे ये दवा बाजार में लाने की बात की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका दावा किया गया, आयुष मंत्रालय जो इस तरह के विभागों का कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है उसको कुछ पता नहीं था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा जैसे ही ये कंट्रोवर्सी उभरी, तत्काल प्रभाव से आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की गोली पर रोक लगा दी। न प्रचार कर सकते हैं, न इसे अभी बेच सकते। तो कोई भी अप्रूवल दवाओं का एक प्रोसेस के तहत होता है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको आवेदन करना होता है, उसका ट्रायल कराना होता है, फिर मार्केट अथराइजेशन का भी विषय आता है। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अगर कोरोना वायरस का इलाज करना इतना आसान होता तो अब तक अमेरिका, यूरोप, चाइना, दुनिया के तमाम मुल्कों में हो गया होता। टीका तक अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं जो दुनिया के सर्वाधिक उन्नत देश हैं। वो 2 ऐसी जगह हैं जहां पर टीका विकसित करने का स्टेज अभी रिसर्च बेसिस पे चल रहा है। वो किंग्स कॉलेज लंदन और दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनके अलावा किसी के पास भी अभी अथेंटिक स्टडी तक मौजूद नहीं है। टीका बनाने की बात तो भी बहुत दूर की है। ये उम्मीद की जा रही है कि 1 साल बाद इसका टीका आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है इसका बिहेवियर पैटर्न बदल रहा है। अब तक 28 प्रकार के बिहेवियर पैटर्न इस वायरस के आए हैं। तो जब तक इसके सारे बिहेवियर पैटर्न स्टडी नहीं हो जाएंगे तब तक इसकी कोई टीका भी बहनों भाइयों विकसित नहीं हो सकता। ये एक देसी बात है जो मेरे जैसा एक सामान्य पत्रकार को जिसे समझ है। आज हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए। मेरे साथ आज धर्म सिंह सैनी साहब हैं, उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और आयुष क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत की है और बड़े ही अच्छे स्वभाव के और जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। तो आज मैंने इनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया कि सैनी साहब आप रहिए, क्योंकि आप रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात की तसल्ली रहेगी कि उनका मिनिस्टर उनके बीच मौजूद है और वो बताएगा कि इस दवा में क्या है। डॉक्टर भुवन तिवारी हैं मेरे साथ, राम मनोहर लोहिया के चिकित्सा अधीक्षक हैं। सुशांत मिश्रा जी आयुर्वेदाचार्य हैं। इनकी खासियत ये है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बहुत लंबे वक्त तक इन्होंने वहाँ पर काम किया है। डॉक्टर DK गुप्ता जी फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के निदेशक हैं, बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। और हम सबके प्रिय डॉक्टर M वली साहब, पद्मश्री डॉक्टर M वली साहब सर गंगा राम हॉस्पिटल से दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो DK गुप्ता जी, ये जिस तरह का दावा पतंजलि से की तरफ से किया गया, उस दावे पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं।
जो क्लिनिकल ट्रायल की बात कही गई उत्तर प्रदेश में तो वो खारिज कर दी गई। यूपी में अभी हमने आपको सीएमओ, वीसी, केजीएमयू सब की बात सुनवाई। मंत्री जी भी इस डिबेट में मौजूद हैं। किसी ने यहाँ माना ही नहीं, पता ही नहीं कि कोई ट्रायल भी हुआ है। ऐसे में इस तरह का दवा लॉन्च करना ये क्या ठीक बात है? तो मैं बताऊंगा कि जो सर ने बताया, डॉक्टर बली ने बताया कि जो ड्रग डेवलपमेंट होता है उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, पहले सर्विलेंस होता है, बीमारी के बारे में पता करते हैं। इवन आयुष मंत्रालय ने, मैं आज पढ़ा, मैंने देखा है कि उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि आप आयुर्वेदा के अंदर ड्रग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। पहले डिजीज को क्लासीफाई करेंगे कि मॉडर्न डिजीज है, आयुर्वेद के हिसाब से वो दोष हैं या उसके प्रकृति है, वात पित्त कफज, और जो दोष होते हैं परस्पर, मतलब उसके उनके बेस पे हम, या दुसाज है उनके बेस पे क्या। आज मैंने पढ़ा, उसके बाद डिबेट में आने से पहले मैंने पढ़ा कि आयुष मंत्रालय और औषधि विभाग दोनों में क्या फर्क है लाइसेंस देने में, अनुमति देने में। करीब करीब प्रक्रिया समान है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल, जी जी। तो उसमें जो प्रोसेस है वो इतना बड़ा प्रोसेस है कि उसको फॉलो करना बड़ा अच्छे से करना चाहिए, तभी हम कुछ डेवलप कर सकते हैं। प्लस उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 भी है। स्टेज 1 में हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं, उसमें हम ड्रग की सेफ्टी देखते हैं। बड़े ट्रायल करते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें एफिकेसी देखी जाती है, साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। उसकी भी प्रोसेस है कि प्रोटोकॉल बनाना है, आपको एथिकल कमेटी बनानी है, सैंपल साइज देखना है, उसके बाद अप्रूवल्स लेने हैं, फिर उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं, फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडीज होती हैं, वो सब करनी होती हैं। और सैंपल साइज जो जैसे सर बता रहे हैं हम लोग, जो एलोपैथ में भी बहुत सारी रिसर्च होती है, उसमें मल्टीपल स्टडीज होती हैं, स्मॉल साइज की से बड़े साइज की, फिर उनके ऊपर कॉकरेन स्टडीज होती हैं जो उन सब स्टडीज को स्टडीज करती हैं, फिर गाइडलाइन फॉर्मुलेशंस होती हैं, तब जाके कोई ड्रग लॉन्च होता है। फिर अप्रूवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, लाइक एफडीए का हो गया या डीजीसीआई का हो गया। तो ये सारा प्रोसेस बड़ा ही बड़ा है। उसमें इसलिए होता है कि कोई भी गलत ड्रग मार्केट में ना आ जाए, उसके साइड इफेक्ट या उसकी गलती से किसी की डेथ ना हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए ये बड़े ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाए गए हुए हैं भारत में। गुप्ता जी, इसको लेकर बड़े कड़े कानून हैं। आपको पता है, हम लोग हमारे पास यहाँ पर भारत का औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और 1945, इसमें बड़े कड़ी सजा के प्रावधान भी हैं। अगर आप भ्रामक प्रचार करते हैं तो आप समझ रहे होंगे व्हाट आई वांट टू कन्वे। यस, गो अहेड प्लीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताऊंगा कि जो स्टडी हुई है उसमें 284 लोगों को रखा गया है। उसके अंदर निम्स जयपुर उसको पार्टिसिपेट किया गया है। उसका पीआई जो है एक फिजिशियन है और साथ में कुछ और डॉक्टर्स हैं। तो अगर कोई हमें कोरोना पे स्टडी करनी है, ये दावा करते हैं कि साहब हमने सीटीआरआई में रजिस्ट्रेशन कराया है। ये कहते हैं हमने सीटीआरआई में रजिस्ट्रेशन कराया है। यस, बिल्कुल कराया है। लेकिन सीटीआरआई क्या होती है ये भी तो दुनिया जाने ना। सीटीआरआई केवल रिकॉर्ड रखने की संस्था होती है जो आपको आपके रिकॉर्ड रख के एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती है। यही तो होती है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है ये तो आप चले जाओ गूगल जाके देख लो। उसमें भी क्या करा गया है, उसमें भी बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम के पेशेंट में अरे क्वारंटाइन वालों को खिला के ट्रायल भी किया गया। और हम वही तो मैं वही कह रहा हूं कि जब हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 80 से 85% लोगों को कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप नेचुरल कोर्स में ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट इस पे हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात रही कि जब हम कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो इतना बड़ा वायरस है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, तो उसके लिए एक बड़ी टीम होनी चाहिए। मॉडर्न साइंस और एलोपैथ और आयुर्वेद तीनों को मिला के हमें उसमें वायरोलॉजिस्ट होना चाहिए। लगा मैंने तो डिबेट शुरू करते ही कहा ना, सैनी साहब से मैंने यही बात कही, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। भाई हमें उपहास का पात्र दुनिया के समक्ष नहीं बनना चाहिए। इससे उपहास उड़ता है, मजाक बनता है हमारा। हमें इन सब बचना चाहिए। हमें ये इट्स ए वेरी सीरियस इशू। नहीं, अच्छा इनिशिएटिव मैं फिर बता रहा हूं, बट इस इनिशिएटिव में इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया है। इसमें जाके हमें लोगों को इन्वॉल्व करके एक अच्छी टीम बना के इस पे एलोपैथ को और जो मॉलिक्यूलर लेवल के जो लोग हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिक वाले लोग हैं, उन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे आयुर्वेद वाले कि वो बैरियर बना देता है, स्पाइक पे अटैक कर देता है, इसलिए प्रोडक्शन वायरस का नहीं होता है। फैंटास्टिक आयुर्वेदाचार्य, आपको हेल्प चाहिए ना। मैं इनकी प्रोफाइल पढ़ा हूं, ये बहुत ही काबिल व्यक्ति है।